लोग जो इस बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ एक आगे का वे फॉरवर्ड डिस्कस करने आए थे, आगे की जो समीक्षा है वो बिठाने आए थे और आगे किस तरह से जो मुल्क के हालात हो रहे हैं हमने देखा कि किस तरह से संसद में भी एक दिन भी काम की कोई बात करने नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो स्पीकर का मामला हो, डेप्यूटी स्पीकर जो कि ऑपोजिशन पार्टी का होता है अमूमन, उस पर किस तरह से इन लोगों ने अपनी तानाशाही चलाना चाही और तमाम वो चीज़ें जो आप देख रहे हैं, चाहे मुल्क में आप हालात देख रहे हैं, नीट का आप कंट्रोवर्सी देख रहे हैं, उसके अलावा कितने सारे ऐसे जो मुद्दे संसद में डिस्कस होने चाहिए, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, तमाम इस तरह के मुद्दे जो लोगों की, जनता की हक की, हित की बात है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बार संविधान बचाने की बात हो गई है, विपक्ष जो है इसको मुद्दा बना रहा है, संविधान को क्या दिक्कत हो रही है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान के संविधान से कोई लेना देना नहीं है। वो हिंदुस्तान का संविधान बदलना चाहते थे। तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, तमाम ऑपोजिशन है, उन्होंने सिर्फ इस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा है कि हमें हिंदुस्तान का संविधान बचाना है, हमें हिंदुस्तान के आइन पे काम करना है, हमें हिंदुस्तान के संविधान में जितनी जो राइट्स दिए गए हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज़ को हो, चाहे वो तमाम जितने लोग हों उनके लिए हों, उस पे ये सारी बातचीत, ये सारी गुफ्तगू हुई थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिरे से ख़त्म करना चाहती है, संविधान में बदलाव लाना चाहती है, क्योंकि वो अपनी मंशा रखना चाहती है, वो अपने मन की बात करना चाहती है। उनको हिंदुस्तान की जनता से कोई लेना देना नहीं है, उनको हिंदुस्तान की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल फिलहाल की बात है, आपने देखा कि टर्मिनल T1 जो दिल्ली का एयरपोर्ट था, किस तरीके से वहाँ पे कोलैप्स होके एक बंदे की मृत्यु हो गई। आपने देखा जबलपुर में जल्दी में, हड़बड़ी में उनको एयरपोर्ट की ओपनिंग करने की थी, तो वहाँ पे किस तरीके से लोगों को कितनी परेशानी उठाना पड़ी। बिहार में एयरपोर्ट में इसी तरह की सूरत हाल हुई और सबसे बड़ी बात अयोध्या में, जिसके दम पे वो ये चुनाव लड़ना चाहते थे, अयोध्या में भी एयरपोर्ट का वही हशर है। तो कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है इस गवर्नमेंट में, कोई सिक्योरिटी को, इनको जनता की कोई जो सुरक्षा है उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है जी जी सुनवाई करने को तैयार है, यहाँ तक कि संसद में मुद्दा उठाना चाह स्पीकर ने सदन स्थगित कर, इसे कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, आप देखिए ये छोटे छोटे बच्चे जो मात्र 12th पास बच्चे होते हैं, ये कितनी मेहनत से नीट की परीक्षा लिखते हैं। वहीं दूसरी ओर नीट के जो जिस तरह से आप पेपर लीक की बात होती है, आप इस तरह के लोगों को डॉक्टर्स बनाओगे जो बच्चे डिजर्व ही नहीं करते, और जो बेचारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे, तो हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे बेहतर होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी तो इसको इशू ही नहीं समझती, ना इस पर वो डिस्कशन करना चाहती। तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कितनी सारी पार्टी से जिसने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बाकायदा से सरकार से सवाल किए, लेकिन किसी की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। संसद में जो काम के मुद्दे हैं, जो लोगों के हक के हित के मुद्दे, उनको उठाया नहीं जा रहा है। संसद में भी आप देख रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी जी का, चाहे वो माइक म्यूट करने की बात हो, चाहे तमाम जितने जो नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं, एक अपना जो स्ट्रेंथ का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से अलग अलग आप देखिए आने वाले वक्त में और कितना इनको परेशान किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात भूल रही है कि इस दफा का विपक्ष बहुत मजबूत है। इस दफा के विपक्ष को आप चुप नहीं करा सकते, आप उठा के बंद नहीं कर सकते। उनकी जो मेंबरशिप है, जो उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो उनकी जो टेन्योर होता है, उसमें आप उनको टाइमिंग के लिए साइड पे नहीं कर सकते। तो ये वो विपक्ष नहीं है जो 2014 का या 2019 का विपक्ष था। ये बहुत ही मजबूत विपक्ष है और ये जनता की बातें तमाम की तमाम सामने लाएगा और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत, बहुत ही मजबूत विपक्ष बन के खड़ा हुआ है। लोग कह रहे थे कि इस बार लंगड़ी सरकार बनेगी, लेकिन वो तो मजबूती से काम कर रहे हैं सारे। अरे कहाँ मजबूती से काम कर रहे हैं, बैसाखी की तो ये सरकार है। अगर उनके पास नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी का साथ नहीं होता तो ये सरकार अपने आप में तो नहीं बन रही थी। उनके पास वो बहुमत नहीं थी, वो नंबर्स नहीं थे। तो चुनाव के रिजल्ट के बाद में दलित और मुसलमान निशाने पर आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में बस्ती में मस्जिद तोड़ी जा रही है और वहाँ अकबर नगर तोड़ दिया लखनऊ में। जी, क्या कहना चाहोगी? ये सरकार तो पहले ही बुलडोजर सरकार थी।
जो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, वहाँ पे आपने देखा कि मुसलमानों की कभी से भी कोई हक की बात नहीं कर रहा था। पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ, चाहे वो लिंचिंग के मामले हों, चाहे बुलडोज करने के, उनके जो घर हैं उनके परिवार को ख़त्म करने के मामले हों, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इनकी तानाशाही बहुत मुद्दतों से चल रही थी। और आज अब नौबत ये आ गई है कि इतना मजबूत वहाँ पे विपक्ष है, जो 37 सीट्स लोकसभा की लाना कोई मामूली बात नहीं है। बावजूद उसके अगर आदित्यनाथ जी को इस चीज की परवाह नहीं है कि मुसलमानों का और दलितों का वहां पे किस तरह से हशर नशर हो रहा है, और आप आगे भी अपनी तानाशाही। वो तो वोट लेकर भाग गए हैं, संविधान लेकर चल रहे थे अखिलेश और राहुल गांधी। क्यों नहीं गए वहां औरंगजेब के यहाँ पर? क्यों नहीं गए वहां पर सद्दाम के यहाँ पर? आकाश जाटव के यहाँ क्यों नहीं गए? गौरव जाटव के यहाँ क्यों नहीं गए? वो वोट लूट कर चले गए हैं वो। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो तमाम वहाँ पे सरकार, जो विपक्ष इतनी मजबूती से लड़ा था, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, ये एक बहुत मजबूत विपक्ष के तौर पे वहाँ पे मौजूद है। ये सारे लोगों को, मुसलमानों की भी फिक्र है, दलितों की भी फिक्र है, और तमाम के तमाम लोग वहाँ पे जाएंगे, इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे, और जो दलितों की बात है, मुसलमानों की बात है, माइनॉरिटीज की बात है, उनके हक की बात, उनके हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे। हमें पूरा भरोसा है इस बात का। तिवारी मरता है लखनऊ में तो 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। आकाश जाटव मरा कस्टडी में तो उसको 5 लाख रुपए दिए। केवल जातिवाद क्यों है उत्तर प्रदेश में इतना? बहुत गलत है। ये जातिवाद की वजह से जो एक्चुअल जो लोग डिजर्व करते हैं वो सामने नहीं आ पाते हैं। आप सरकारी नौकरियों में भी देख लें, जो यूपीएससी वगैरह के चुनाव है, चलिए उसमें तो धांधलाई नहीं हो सकती क्योंकि उसका एक बड़ा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है, लेकिन उसके बाद जो क्लास 2 क्लास 3 के एम्प्लॉई हैं, जो आप कर्मचारी ऐसे लेवल के हैं जिनको कहीं ना कहीं आप पैसे दे के लाया जाता है, तो वहां पे भी आप देखते हैं किस कदर जातिवाद होता है। तमाम जो परीक्षाएं होती हैं उसमें, जहाँ पे अगर कॉलेजेस होते हैं तो वहां पे भी जातिवाद कहीं ना कहीं चलता है। तो ये जातिवाद अपने आप में एक ऐसी समस्या है जिसको बहुत मजबूती से एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम हिंदुस्तान के संविधान में हम सब एक है, और हिंदुस्तान के संविधान में अगर रिजर्वेशन की भी बात की गई है तो उसमें डिजर्विंग लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जहां पे मुसलमानों को इस तरह से परेशान किया जाता है, दलितों को भी परेशान किया जाता है, क्रिश्चियंस को भी परेशान किया जाता है, जहां पे सिक्स कहीं दफा। लेकिन हुदा जी, बड़ा सवाल ये है, कोई मस्जिद की ईंट गिराई जाती है तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जी। पूरा नगर वहां से तबाह कर दिया। कोई मुस्लिम संगठन नहीं गया उनके संगठन को, उनके मकानों को बचाने के लिए। बेघर हो गए हजारों मुस्लिम। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुसलमानों को जाना चाहिए वहाँ पे, और यकीनन जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और एक ऐसा मुद्दा है जिसमें न सिर्फ मुसलमान, हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे सारे भाइयों को वहाँ पे पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये बात सबकी सुरक्षा की है। ये बात एक तरह से मुल्क की, प्रदेश की सुरक्षा की है। लेकिन मस्जिद निशाने पर है दिल्ली में भी। जी बिल्कुल, और ये सिर्फ अभी कुछ मस्जिदों की बात नहीं है, अभी आगे आप देखिए, जाते जाते ये लोग और जितना नुकसान कर सकते हैं, चाहे मुसलमानों का, चाहे माइनॉरिटीज का हो, दलित का हो, वो करते हुए जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस दफा की विपक्ष बहुत मजबूत है, और क्योंकि इस दफा का विपक्ष चुप नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमें पूरी उम्मीद है कि संसद से, जो सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई है, वो जारी रहेगी। और कहीं ना कहीं रामलला के ऊपर पानी आ गया जी, है, चू रहा है, जबकि वो कह रहे थे कि हम लीक, पेपर तो लीक हो ही रहे हैं। जी, वो रामलला की छत भी लीक हुई है मोदी राज में, योगी राज में। जी, क्या कहना चाहोगी? बिल्कुल लीक हुई है। जिस राम लल्ला के मुद्दे पे इन्होंने पूरा चुनाव लड़ा था, जिस राम जी का अयोध्या का जो मंदिर है, उसके बेसिस पे उन्होंने चाहा था कि 2024 का लोकसभा का जो चुनावी रुख है वो ही बदल देंगे। वहां पे आपने देखा कि उनकी इतनी खिल्ली उड़ाई जा रही है, क्योंकि वो उनका एक ऐसा मुद्दा था जो अपने दिल के करीब वो रखना चाहते हुआ थे। है राम मंदिर बहुत ज्यादा हुआ है। आप वहां जाके कभी, एज मीडिया पीपल, मैं तो आप लोगों को कहूंगी, और आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं कि वहां पे लोगों की किस तरह से, न सिर्फ मस्जिद है, वहां पे मंदिर भी कितने ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जिनको वहां पे कंप्लीटली स्ट्रेप आउट करके वहां पे बनाया गया है। और सिर्फ मंदिर की प्रॉपर्टी नहीं बनाई गई है, आगे जो होटल्स और आगे उसको जो एक टूरिज्म स्पॉट बनाने की प्रतिक्रिया रखी जा रही है, तो उसमें किस कदर जो बेचारे गरीब है, जो बेचारे अपनी आवाज नहीं उठा सकता, जो अपनी मन की बात नहीं कर सकता, उनको कितना परेशान किया जा रहा है। तो ये लोगों का गुस्सा है। जो दलित हैं उन्होंने दलित को जिता दिया है, जी। ऐसा कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं नकली हिंदू हैं, देशद्रोही हैं, वहाँ के वोटर को निशाने पर लिया जा रहा है अयोध्या में बीजेपी के द्वारा। असली हिंदू तो मध्य प्रदेश के, जहाँ सारी सीट जिता दी। भारतीय जनता पार्टी की इस घटिया सोच को
बहुत बहुत अफसोस होता है देख के, क्योंकि ये असली में यही वो हिंदू हैं जो राम राज्य का सही मायने में मतलब समझते हैं। क्योंकि राम जी अगर स्वयं आज यहाँ पे आ सकते होते तो वो कभी भी इस बात को अप्रूव नहीं करते, वो कभी भी इस बात को नहीं पसंद करते कि उनकी जनता को परेशान करके उनका मंदिर, उनके आसपास जितने ये हॉटस्पॉट्स हैं, होटल्स हैं, टूरिज्म एक जो स्पॉट बनाना चाह रहे हैं वो होता। ये गरीबों की मन की बात जो है वो राम जी भी सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से उनकी नाराजगी आप एक तरह से समझ लें कि जनता ने अयोध्या जैसी जगह पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को इतनी बुरी तरीके से हरा दिया है। और वहां पे दूसरी ओर स्मृति ईरानी और तमाम इस तरह के जो नेता हैं जो बहुत बोलते थे, मुसलमानों के खिलाफ बोलते थे, राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलते थे, इंडिया गठबंधन के नेताओं के खिलाफ बोलते थे, तो वो सब आज कहीं कोई पिक्चर में नहीं है। तो जनता जनादेश है, जनता ही इस मुल्क का संविधान बचाने का जो काम है वो जनता ही करती है, और इस तरह के नेताओं को चुनती है जो आगे जाके उनकी बात संसद में रख सकें। एक तरफ सुरक्षा की बात अभी कर रही थी आप, लेकिन चुने हुए सांसद जो है उन पे हमले हो रहे हैं, तो कैसे देखेंगे इसको? असुद्दीन ओवैसी पर हमला हो जाता है। जी बिल्कुल, उनके घर पे हमला हो जाता है। बिल्कुल। ओवैसी जी ने सबसे पहली बात तो जो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होने की कोशिश करी जा रही थी, उन्होंने सिर्फ कहा क्या था, जय फलस्तीन कहा था। अगर कहीं ना कहीं फलस्तीन का मामला दुनिया उठा रही है, खुद ऐसे यहूदी जो इजरायली नहीं है लेकिन बाय रिलीजन यहूदी है, वो तक ये बात मानने को तैयार है कि जो जेनोसाइड हो रहा है फलस्तीन में वो गलत है। बावजूद उसके अगर हमारे संसद में एक ह्यूमैनिटी को, एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज को अगर लेके जय फलस्तीन बोला जाता है तो कहीं ओवैसी जी ने गलत बात नहीं करी है। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर तरीके से, हर तरफ से कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, तो इस वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। फलस्तीन का जो मुद्दा है, सबसे पहले हिंदुस्तान के जो आइन संसद में है वो रखा गया था, फलस्तीन को एक तरह से सपोर्ट था हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी या भारतीय जनता पार्टी एक नॉन इशू को इशू बना के क्रिएट करना चाहेगी तो संसद कैसे चलेगा? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? जो सारी की सारी हिंदुस्तान की जो संस्थाएं, जो पीएसयूज थी, उनको उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। तमाम बाहर से फंडिंग लेते हैं, चाइना से डरे हुए बैठे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ही वफादार होता है। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो अपने मुल्क के प्रति, अपने आइन के प्रति बहुत दिल से समर्पित है। 26 तारीख को देश के दलितों ने संविधान बचाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया था। उसमें मुस्लिम संगठन तो गया ही नहीं। आप संविधान बचाने के लिए निकलते हैं घर से? ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मुसलमान वहाँ मौजूद थे, मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी। तो एक तरह से नहीं, कहीं लोग मौजूद थे, और तमाम जो हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो, और मैं तो हिंदुस्तानियों को मुसलमान गैर मुसलमान के नाम पे बांटना ही नहीं चाहती। मेरे लिए हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, हिंदुस्तान के हिंदू जितना, हिंदुस्तान के क्रिश्चियन जितना, हिंदुस्तान के सिख जितना, हिंदुस्तान के एथिस्ट जितना, उतना ही प्यारा है। क्योंकि हम सबको संविधान में राइट्स एक दिए गए, हम सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक है, हम सब के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी का ये जो संविधान है उसको बचाने की जिम्मेदारी एक एक हिंदुस्तानी है, चाहे वो फिर मुसलमान हो, चाहे वो फिर हिंदू हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। पार्लियामेंट के अंदर 2 नारे शपथ के दौरान सबसे ज्यादा जय फिलिस्तीन और जय हिंदू राष्ट्र। तो ये दोनों नारों को आप कैसे देखते हैं? जय फलस्तीन एक ह्यूमैनिटेरियन नारा है। जिस तरह से वहाँ पे जेनोसाइड हो रही है हम सब जानते हैं, तो उस नारे में अगर आप एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए नारा लगा रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, ये मेरा पर्सनल राय है। और अगर जय हिंदू राष्ट्र भी नारा लगा रहे हैं तो कुछ लोगों का ये राय जरूर हो सकती है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान के संविधान में ये संविधान मुसलमानों का भी है, हिंदुओं का भी है, पूरे हिंदुस्तान का है, हम सब एक हैं। तो अगर हम जय हिंदू राष्ट्र करेंगे उसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वहाँ पे किसी नॉन हिंदू जो समर्थन है उनको नहीं मिले, या कहीं ना कहीं इन नारों की वजह से आप देखते हैं इसके रेपरकशंस क्या होते हैं, आप देखते हैं लिंचिंग और ये तमाम मामले क्यों होते हैं, आप देखते हैं कि मस्जिदों को बुलडोज कर दिया जाता है, घरों को मुसलमानों के बुलडोज कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो इन नारों की, जो कुछ इस तरह के नॉन पढ़े लिखे लोग हैं, अनएजुकेटेड पीपल हैं, इन नारों का उन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये नारे फिर नुकसान पहुंचाते हैं मुसलमानों का। तो ये नारे बहुत जिम्मेदार नारे होते हैं, अगर जिम्मेदारी से लगाए जाएं, और इसके माने अगर जय हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं तो सही माने में जो हिंदू राष्ट्र है फिर हिंदू धर्म को मानिए, आप नफरत की राजनीति नहीं करिए। क्योंकि हिंदू धर्म या इस्लाम या कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है, सब मोहब्बत सिखाते हैं, और सब आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना सिखाते हैं। और आखिर में बस मैं शेर कहना चाहूंगी कि
अर्ज किया है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, जय हिंद।